नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछला पार्ट का ही है, जिसमें हमने पिछला वीडियो बनाया था और उसमें फ्लासी के युद्ध तक हम पहुंच गए थे। अब देखिए, कंपनी का जो व्यापार थी वो व्यापार समय तक कैसे पहुंचे उसकी चर्चा करते हुए हम आगे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, फ्लासी का युद्ध जो हुआ वो ऐतिहासिक युद्ध था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अब कंपनी की ताकत में बढ़ोतरी हो गई, कंपनी के हौसले बढ़ गए और उस हौसलों से कंपनी ने अब जो भी व्यक्ति कंपनी के सामने झुकने को तैयार नहीं था, जो भी शासक कंपनी के सामने झुकने को तैयार नहीं था, कंपनी उसे सैनिक ताकत के दम पर हराने का मादा रखने वाली थी। ठीक, सबसे पहले 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल की राजगद्दी पर सिराजुद्दौला नवाब के रूप में बैठा। सिराजुद्दौला के राजगद्दी पे बैठते ही कंपनी को भय पैदा हो गया, क्योंकि कंपनी जानती थी कि सिराजुद्दौला एक शक्तिशाली शासक है और वो कंपनी का निष्कंटक व्यापार में एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि सिराजुद्दौला एक शक्तिशाली शासक था और कंपनी के बिना राजस्व दिए व्यापार करने के जो सपने थे उन सपनों पर वह अंकुश लगा सकता था। कंपनी ने सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर अपना कठपुतली नवाब रखने की सोची कि अगर हम कठपुतली नवाब रख लेंगे तो हमारा व्यापार निष्कंटक हो जाएगा। जब इन षड्यंत्रों को कंपनी अंजाम देने लगी तो सिराजुद्दौला को जल्द ही इन षड्यंत्रों का पता पड़ गया। पता पड़ने पर सिराजुद्दौला ने कंपनी को चेतावनी दी कि वो जल्द ही बकाया राजस्व चुकाए और साथ ही राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। सिराजुद्दौला की तरफ से अनेकों बार कंपनी को चेतावनी दी गई, परंतु चेतावनी को नजरअंदाज कर कंपनी निष्कंटक रूप से व्यापार करती रही और उसने लंबे समय का राजस्व भी नहीं चुकाया। सिराजुद्दौला ने अंततः निश्चित किया कि कंपनी अब सीधे तौर से नहीं समझना चाहती है, उसे अब ताकत के दम पर समझाना पड़ेगा। सिराजुद्दौला ने 30,000 सैनिकों की फौज लेकर कलकत्ता में स्थित कंपनी के फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया। वहां पर उसने फैक्ट्री पर ताला लगाया, हथियारों को अपने कब्जे में लिया, अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया और कंपनी के जहाजों को घेर लिया गया, अपने अंडर में ले लिया गया। अब सिराजुद्दौला की नजर कंपनी के कलकत्ता स्थित किले की तरफ थी। किले की तरफ उसने रुख किया, किले की तरफ उसने आक्रमण किया तो मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से एक सैनिक टुकड़ी रवाना हुई, जो कोलकाता को अपने हाथ से निकलता देखकर सैनिक कार्रवाई करने के मकसद से मद्रास से रवाना हुई थी। नौसैनिक जो बेड़ा था उसका भी सहयोग क्लाइव को मिला, रॉबर्ट क्लाइव की सेना को मिला। कोलकाता में आने के बाद सिराजुद्दौला से बहुत से सौदेबाजी हुई, परंतु इन सौदेबाजी का कोलकाता के बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला उस पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़ता देखकर अंत में रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में सिराजुद्दौला के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय कर लिया। सैनिक कार्रवाई होने के बाद सिराजुद्दौला और कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के मध्य फ्लासी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। यह युद्ध 1757 में हुआ था। फ्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757 में। अब इस ऐतिहासिक युद्ध में जब सिराजुद्दौला और कंपनी की सेना युद्ध लड़ रही थी तो सिराजुद्दौला का पलड़ा बहुत भारी था, परंतु ऐन टाइम पर अंतिम समय में सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की कारगुजारी के कारण इस युद्ध में, इस बड़े महत्वपूर्ण युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि मीर जाफर की सैनिक टुकड़ियां थी उन टुकड़ियों ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि मीर जाफर को कंपनी ने यह लालच दे दिया था कि सिराजुद्दौला को जल्दी ही नवाब से हटाकर इस युद्ध में पराजित कर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। मीर जाफर ने
इस लालच को स्वीकार कर इस लालच में आकर अपने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी की और फ्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर हरा कर मारकर मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बन गया, जो अंग्रेजों का कठपुतली नवाब था। अंग्रेजों को लगने लग गया कि हमारा व्यापार अब निष्कंटक हो चुका है, हमें राजस्व नहीं देना पड़ेगा और हम अपने आधार पर जहां चाहे वैसा व्यापार यहां पर कर पाएंगे। परंतु कंपनी को जल्दी ही यह एहसास हो गया कि कठपुतली नवाबों को भी लंबे समय तक हम दबाकर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कठपुतली नवाब का भी सम्मान होता है, वह भी प्रजा के मध्य में अपने आप को संप्रभुता और सम्मान का दिखावा करना चाहता था। मीर जाफर को अपने कार्यों में बाधा पैदा करने के बाद मीर जाफर को भी कंपनी ने राजगद्दी से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। परंतु मीर कासिम के साथ भी यही समस्या थी। मीर कासिम भी प्रजा की नज़रों में, जनता की नज़रों में अपने सम्मान को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने भी समय समय पर कंपनी को आंख दिखाई। कंपनी को आंख दिखाने के बाद में जब कंपनी ने मीर कासिम को राजगद्दी से हटाने की बात कही तो मीर कासिम ने कंपनी के खिलाफ बक्सर का युद्ध की घोषणा कर दी और कंपनी के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की। कंपनी की तरफ से जो विपरीत सैनिक कार्रवाई हुई, उस सैनिक कार्रवाई में मीर कासिम मारा गया और 1764 में बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ। तो बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764। 1764 में बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के पराजित होने के बाद कंपनी ने वापस अपने पुराने कठपुतली नवाब मीर जाफर को बंगाल की राजगद्दी पर बैठाया, क्योंकि कंपनी अब भी सीधे तौर से बंगाल पर शासन नहीं करना चाहती थी। कंपनी चाहती थी कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बाधा के स्थानीय शासकों की बदौलत ही हमारा व्यापार चलता रहे, क्योंकि कंपनी का मकसद यहाँ पर व्यापार करना था और मुनाफा कमाना था। परंतु 1756 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो कंपनी ने अपने इरादे बदल दिए। उन्होंने अब संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में लेने की सोची। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई, 1765 में अब कंपनी ने तय किया कि हाँ, अब पूरी सत्ता हम अपने हाथ में लेंगे। 1765 में ही दिल्ली के मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने कंपनी को दीवानी दे दी। दीवानी मिलने के बाद अब कंपनी की व्यापार संबंधी समस्याएं हल हो चुकी थी। अब कंपनी को किसी प्रकार को राजस्व नहीं चुकाना पड़ता था और एक मुफ्त किस्त के रूप में वह सम्राट को पैसा देती और बाकी पैसा वो अपने मनमाने तरीके से जनता से वसूल करती। अब कंपनी के हाथ में जब दीवानी आ गई तो कंपनी ने इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए जो पहले वो सोना मंगाती थी, उस सोने की निकासी को भी कम कर दिया। कंपनी यहीं से पैसा कमाती, यहीं से लोगों से पैसा वसूल करती और यहीं से सूती और रेशमी वस्त्रों का व्यापार करती। दीवानी मिलने के बाद कंपनी के पास में इस प्रकार की इजाजत हो गई, इतना पैसा आ गया कि अब कंपनी को बाहर से अपने मुल्क से सोना चांदी मंगाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई और वो यहीं के पैसे से अपने किले की, अपने सैनिकों की, अपने अफसरों की और अपने व्यापारिक गतिविधियों को चलाए रखने के लिए वह उसके पास भरपूर पैसा था, जिसकी बदौलत अब कंपनी यहाँ की सर्वसर्वा बन चुकी थी। कंपनी के अब खुद के व्यक्तियों को यहाँ पर नवाब बनाया गया। अब देखिए कंपनी के अफसरों का नवाब बनना। अब नवाब बनने का क्या मतलब होता है? देखिए, नवाब बनने का सीधा मतलब था कि सत्ता और पैसा दोनों, अब सत्ता और ताकत दोनों अब कंपनी के हाथ में थी। फ्लासी के युद्ध में नवाबों को पराजित करने के बाद में अब कंपनी ने बंगाल के नवाबों को बाध्य कर दिया कि वो कंपनी के अफसरों को निजी तौर पर जमीन और पैसा नजराना रूप में, मतलब उपहार के रूप में प्रदान करे, जिससे उसका अस्तित्व बना रहे। किसका? नवाबों का अस्तित्व बना रहे। अब जिस प्रकार के नजराने, इस प्रकार की जमीनें जब कंपनी को गिफ्ट में उपहार मिलने लगी तो कंपनी के बहुत से जो अफसर थे, उन अफसरों ने
वहां पर भ्रष्टाचार फैला दिया। भ्रष्टाचार फैलने से अब बहुत से व्यक्ति रिश्वतखोरी में लिप्त हो गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब इस आधार पर कंपनी का जो लक्ष्य था वह लक्ष्य व्यापार चलता रहा, परंतु बहुत से निजी अफसरों के द्वारा भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी के कांड करने के बाद में धीरे धीरे जब कंपनी के सामने इस प्रकार कांड आए तो कंपनी स्तब्ध रह गई। अब हम कंपनी के शासन की बात करते हैं। देखिए कंपनी का शासन, कंपनी का फैलता शासन। फ्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर अब कंपनी के हौसले बढ़ चुके थे। कंपनी ने तय कर लिया था कि जो शासक है, जो नवाब हमारी बातों को स्वीकार नहीं करेगा, हमारे आधार पर हमें व्यापार करने की इजाजत नहीं देगा, उसे ताकत के दम पर दबा दिया जाएगा। फिर भी कंपनी में एक महत्वपूर्ण अच्छी बात यह थी जो तकनीक के तौर उसने अपना रखी थी। 1757 से लेकर 1857 तक जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, उसके बीच में कंपनी ने सीधे तौर पर किसी भी अनजान इलाके में सैनिक कार्रवाई नहीं की। उसने वहां के राजा महाराजाओं से रिक्वेस्ट विनय अनुनय के आधार पर ही व्यापार जारी रखा। परंतु अब कंपनी के फ्लासी में युद्ध के विजय के बाद में थोड़े हौसले ऊंचे हो चुके थे, इसलिए कंपनी ने यह भी तय कर लिया था कि जो व्यक्ति, जो शासक हमें व्यापार करने का, निष्कंटक व्यापार करने की अनुमति नहीं देगा, उसे हम सैनिक ताकत के दम पर भी दबा सकते हैं। धीरे धीरे कंपनी के गवर्नरों ने वहां पर कंपनी का एक एजेंट नियुक्त कर दिया। जो अंग्रेज एजेंट होते थे उनके दम पर कंपनी ने अब राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी उनमें भी दखल अंदाजी देना शुरू कर दिया। अब अगला राजा कौन होगा, किसे राजा बनाया जाएगा, किस प्रकार से व्यापार किया जाएगा, किस प्रकार से शासन कार्य किए जाएंगे, इन सब में कंपनी दखल अंदाजी करना शुरू कर देती है। बहुत से शासक इससे नाराज भी होते हैं, परंतु कंपनी की बढ़ती ताकत को देखकर वह अपने आप को चुप कराकर बैठ जाते थे। कंपनी ने धीरे धीरे जब राजनीतिक हलचलों में, शासन व्यवस्थाओं में दखल देना शुरू कर दिया, तो कंपनी ने अब एक नई परंपरा शुरू कर दी। सहायक संधि के नाम पर कंपनी ने बहुत से राज्यों की सीमाओं को हड़प लिया। अब सहायक संधि क्या थी? देखिए सहायक संधि जो थी एक प्रकार की प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया के तहत यदि कोई शासक अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था, तो उसे सैनिक रखने की छूट नहीं थी। उसके लिए कभी युद्ध लड़ना हो तो उस राज्य के लिए कंपनी की सेना ही युद्ध लड़ती थी। मतलब सहायक संधि एक प्रकार की प्रक्रिया थी, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत अंग्रेज लोगों ने यह व्यवस्था की थी, किसी भी राजा या शासक के द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने के बाद में यदि किसी पड़ोसी राज्य या किसी दुश्मन से उस शासक का युद्ध होता तो उस युद्ध के लिए अंग्रेज सेना लड़ती थी। मतलब राज्य के शासक को स्वतंत्र सेना रखने की अधिकार खत्म हो चुका था और अब
कंपनी की सेना उस शासक के लिए, उस शासक की तरफ से युद्ध लड़ती थी। इसके बदले में कंपनी को उस शासक के द्वारा कुछ पैसा देना होता था, परंतु समय पर उस सहायक संधि के तहत यह भी शर्त रखी गई थी कि समय पर पैसा ना चुका पाने के बाद में आधा राज्य कंपनी अपने कब्जे में ले लिया करती थी। उदाहरण के रूप में जब अवध के नवाब ने कंपनी से सहायक संधि पर समझौता कर लिया और जब वो सहायक संधि की शर्तों के तहत पैसा नहीं चुका पाया, राशि नहीं चुका पाया, तो फिर कंपनी ने उसके आधे राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था। तो इस प्रकार से कंपनी ने अब धीरे धीरे अपनी ताकत में बढ़ोतरी की और इसके परिणाम स्वरूप अब कंपनी धीरे धीरे इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि उसने भारत के शासकों के अंदरूनी मामले में दखल देना शुरू कर दिया था, जिससे यहाँ के नवाबों की स्वतंत्र सत्ता अब खतरे में आ चुकी थी। नवाब और शासक ईस्ट इंडिया कंपनी पे नाराज तो थे, परंतु उसकी बढ़ती ताकत सामने वह अपना पक्ष नहीं रख पा रहे थे, ना ही उसका विरोध कर पा रहे थे। कंपनी की तरफ से जो रेजिडेंट अंग्रेज अधिकारी जिन रियासतों में घोषित किए गए थे, वह रेजिडेंट एक तरफ से उस रियासत का अंग्रेजों की तरफ से बनाया गया राजा होता था। राजा के आधार पर अंग्रेज लोगों ने जब शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करनी शुरू कर दी, तो बहुत से नवाबों ने, बहुत से सुल्तानों ने उसका विरोध किया। जब अवध को अपने शासन में कंपनी मिला लिया, हैदराबाद जैसी रियासतों को झुकाने की सोची, तो उनको एक बहुत ही बड़ी रियासत से भी युद्ध करने का माहौल तैयार हो गया। कैसे? देखिए, दक्षिण भारत में कंपनी दालचीनी, इलायची और काली मिर्च का व्यापार किया करती थी, माला वाटर से व्यापार किया करती थी। कंपनी ने देखिए सबसे पहले सभी राजा महाराजाओं से अच्छे रिश्ते बनाकर बिना राजस्व दिए व्यापार करने की सोची, परंतु जो राजा उनके सामने नहीं झुकता उनको उन्होंने सैनिक कार्यवाही के दम पर दबाने की शुरुआत कर दी थी। इसी प्रकार से एक राज्य था मैसूर। मैसूर उस समय बहुत शक्तिशाली राज्य था। मैसूर से जो मालाबार तट पर कंपनी जो दालचीनी, काली मिर्च आदि खरीदती थी, वो मालाबार तट मैसूर के अधिकार क्षेत्र में आता था। उस मैसूर की जो राजगद्दी थी, उस राजगद्दी पर सुल्तान जो बैठते थे, उनमें सबसे पहले हैदर अली था, जो 1761 से 1782 तक मैसूर की राजगद्दी पर अधिकार करे हुआ था। हैदर अली की मृत्यु के बाद में मैसूर की राजगद्दी पर उसका पुत्र टीपू सुल्तान बैठा, जिसे शेरे मैसूर की उपाधि दी गई है। मतलब टीपू सुल्तान इतना खतरनाक महत्वाकांक्षी शासक था कि उसकी बदौलत कंपनी को अब अपनी व्यापारिक गतिविधियां खतरे में नजर आई। टीपू सुल्तान ने भी वैसा ही किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया और दालचीनी, चंदन आदि का जो व्यापार होता था, उस व्यापार पर पूर्ण तरह से बाधा खड़ी करके प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही निजी व्यापारियों को भी यह हिदायत दे दी गई कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी से किसी प्रकार का व्यापार जारी ना रखे। साथ ही दक्षिण भारत में जो दूसरी व्यापारिक कंपनी थी फ्रांस की, उस फ्रेंच कंपनी के साथ में संधि कर टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1785 में खूंटा गाड़ दिया और कंपनी को जो रियायतें दी गई थी, उन रियायतों पर प्रतिबंध लगाकर पूर्ण तरह से उसका व्यापार बंद करवा दिया। इससे कंपनी अब आग बबूला हो गई। कंपनी को लगने लग गया कि हैदर अली और टीपू सुल्तान उसके व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उस बाधा से निजात पाने के लिए अब कंपनी ने तय कर लिया कि टीपू सुल्तान और हैदर अली को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए उन्होंने मैसूर के खिलाफ 4 युद्ध लड़े, जबकि अंतिम जो युद्ध था श्रीरंगपट्टम में युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान को पराजित कर
वहां पर भी मैसूर में भी अपनी सहायक संधि लागू कर अपना व्यापार निष्कंटक बना लिया। अब टीपू सुल्तान से मुक्ति पाने के बाद में अंग्रेजों को दक्षिण में फिर एक नए राजवंश से लोहा लेना पड़ा, क्योंकि उस समय मराठाओं ने भी अपना जो ताकत थी उसमें बढ़ोतरी कर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाक में दम कर दिया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठों से संघर्ष होना जरूरी हो चुका था, क्योंकि कहा जाता है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती है। तो यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत और मराठों का सम्मान दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे, और इसका जो कारण था वह कारण एक दूसरे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, प्रतिष्ठा को बचाना था। इन सबको देखते हुए मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी में युद्ध होना अनिवार्य था, इसलिए उन दोनों के मध्य युद्ध की शुरुआत होती है।